जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेके चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज़ और आज उसका है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का शासन और मजबूत होता है और क्लाइव नाम का एक अधिकारी जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को स्थापित किया तो किस तरीके से किया और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आते हैं। दोस्तों इसकी एक छोटी सी कहानी उसको समझते हैं, फिर आगे आप देखेंगे पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको दे रहा हूँ, प्लस आपको रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो छोटी सी कहानी के बारे में। देखिए हुआ क्या, आप देखेंगे कि किस तरीके से प्लासी का युद्ध पिछले वीडियो हम लोग खत्म कर चुके हैं 1747 और बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था बच्चों, इलाहाबाद की संधि। इसमें क्या खास बात थी और ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा स्थापित हो रहा है। कौन स्थापित हो रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। दोनों को जरा देखिए, मुख्य योगदान किसका रहा दोस्तों? वो था क्लाइव का। किसका है? क्लाइव का। क्या खास बात रही? यहाँ पे प्लासी का युद्ध तो लड़ता ही लड़ता है, उसके बाद आप देखेंगे 1764 और बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की संधि हो रही है उस संधि में भी क्लाइव बड़ा ही दिमाग लगा रहा होता है। तो आप देखेंगे इसको कहा गया भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को रखने वाला। क्या कहा गया? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला। ये आगे आपको रिटर्न मिलेगा, परेशान मत होइएगा। क्या ऐसी खास बात रही कि हम इसको ऐसा कह रहे हैं? क्या ऐसी खास बात है? तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसके इतिहास को हल्का जान लीजिए। क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं उस पर चलते हैं। आप देखेंगे एक जमाना था वहीं प्लासी का युद्ध 1757 से 1760। एक बार तो ये यहाँ पे मौजूद है, फिर से आपको दिखाई देगा ये 1765 से लेके 1767 तक। ठीक है दोस्तों। अच्छा क्या खास काम किया? ऐसी क्या चीजें रही? तो 1767 और 1757 में तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं प्लासी का युद्ध को क्या कर रहा है? जीत रहा है। प्लासी के वार को जीत लिया तो क्या फर्क पड़ता है भैया? फर्क पड़ता है, बंगाल जैसा समृद्ध इलाका इसके हाथ में आया और अपने हिसाब से नवाब नियुक्त करना, पूरा साम्राज्य में जितना पैसा चाहिए पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को सब बंगाल से उगा रहे हैं। बाकी आप देखेंगे अपने प्रतिद्वंदियों को भी हरा रहे हैं उसी पैसे से। जहाँ फ्रांसीसी लड़ाई देखिए, कर्नाटिक वार देखिए, सब में क्या फायदा उठा रहे हैं? बंगाल के पैसे का। ये तो रहा 1757 1760 में जब ये आता है तो क्या काम कर गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा बक्सर को 1764 में हुआ और 1765 और 1767 यानी वही इलाहाबाद की संधि। जरा देखिए इलाहाबाद की संधि जब 1765 में हुई 1765 में, तो क्या हो रहा था दोस्तों? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या ले ली थी? बिल्कुल सही, दीवानी। केवल दीवानी। बहुत ही चालाकी से काम कर रहा है। अभी अभी तो ये उतरे हैं मैदान में, भारत में आए हैं। कंपनी है ना, वो सिर्फ क्या चाहती है? व्यापार करना। क्या वो खर्चा करेगी? नहीं, वो खर्चा नहीं करेगी भारत में कि शासन व्यवस्था बनाएगी, सिस्टम बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना है इसने क्या करना है? जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दो और उसी से हम क्या ले लें? लाभ ले लें। तो कुछ नया नहीं करने वाले। तो आप देखेंगे टेंशन नहीं लेंगे, ये निजामत नहीं लेंगे, पुलिस का काम नहीं लेंगे, न्याय का काम नहीं ले रहे वाले, सिस्टम को बनाना चलाना, न्याय व्यवस्था बनाना, इसका काम नहीं लेने वाले अपने हाथ में। सिर्फ क्या ले ली? दीवानी। निजामत किसको देके रखी? बंगाल यानी नवाब को। अगला काम क्या किया था? शाह आलम द्वितीय को उठा करके क्या बना दिया था? पेंशनर बना दिया था, जो कि मुगल सम्राट था, पेंशनर बना दिया। और अवध को बना दिया था बफर स्टेट। यही काम किया था इन्होंने। अब आपको लग रहा होगा कि कितना ही चतुर आदमी है और किस तरीके से मजबूत करता जा रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों? याद है? परिणाम था द्वैध शासन की शुरुआत। परिणाम क्या हुआ था इसका? द्वैध शासन। द्वैध शासन हुआ कि नहीं हुआ? डुअल सिस्टम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। दीवानी खुद लेके चल रही कंपनी और निजामत लेके चल रहा है नवाब। तो दो लोग शासन कर रहे हैं बंगाल में। इस तरीके से आप देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा द्वैध शासन की शुरुआत। दोस्तों क्लाइव के बारे में थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि इतना ही नहीं कुछ और भी चीजें इसने की। क्या किया? जैसे इसके जमाने में जो कंपनी थोड़ा चालाकी कर रहे थे, कर्मचारी निजी व्यापार कर लेते थे, अपना निजी प्रॉफिट ले लेते थे, उसको इसने क्या करना शुरू किया? रोकना शुरू किया। बोला ऐसा है कोई निजी व्यापार ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? और ना ही आप किसी से गिफ्ट लोगे, गिफ्ट के नाम पे पैसा घूस ले लेते हो और ये घूस जो है हम लेने वाने नहीं देंगे, कंपनी को हो रहा है नुकसान, आगे चल के आगे दिक्कत। तो लोग हो गए खफा, बोले यार एक बात बताओ, तुम तो गलत काम कर रहे हो, हमें तो प्रॉफिट था। तो बोला परेशान मत हो, तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? SST, ये ट्रिक है। SST बोले ट्रेड सोसाइटी बनाते हैं और उसमें तुम सॉल्ट मतलब दोस्तों नमक, बात किसकी हो रही है? नमक की। तुम सॉल्ट
सुपारी और चाय, करना व्यापार, कोई नहीं आएगा इसमें, लो प्रॉफिट जितना लेना। देख रहे हैं बवाल पैदा हुआ तो उसको कंट्रोल कर ले रहा है, इसलिए मैंने कहा ना न्यू रख रहा है इसका, ब्रिटिश साम्राज्य का। अगली चीज देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, जो ये सैनिक लड़ने आते थे तो उस दौरान जो दोहरा भत्ता होता है ना, डबल भत्ता दिया जाता था, तो उसको भी इसने क्या कर दिया, दोहरे भत्ते को खत्म कर दिया। बोला नहीं यार ये सब नहीं चलेगा, ओवरलोड नहीं चाहिए, हम तो खुद ही जाते हैं, पैसा कम देना पड़े, हम पैसा ले रहे हैं, सिस्टम हमें तैयारी नहीं करना है, हम क्यों टेंशन लेंगे इसका। तो लोग फिर गुस्सा हो गए, बोले यार ऐसे नहीं चलेगा। तो सैनिक गुस्सा हो गए, तो आप देखेंगे अंग्रेज लोग खफा है और एक विद्रोह हो गया, वो गोरे हैं ना, तो कौन सा विद्रोह हुआ, गोरे हैं, इसलिए उसको आप कह रहे हैं श्वेत विद्रोह। तो इसको कैसे रोक रहा है, कह रहा है परेशान न हो, हम तुम्हारी तनख्वाह क्या कर देंगे, पेमेंट हम इंक्रीज कर देते हैं भैया, और क्या चाहिए, परमानेंट काम करो ना, हम पेमेंट को क्या कर देंगे तुम्हारा, इंक्रीज कर देंगे, हमेशा लो तुम। आप देख रहे हैं इस स्थिति को पहले बनाता है, जैसी वो गड़बड़ होती है फिर उसको सुधारता है अपने अकॉर्डिंग। ये है चालाकी क्लाइव की। परिणाम क्या कहा जा रहा है, इसे कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला। कौन भैया, बिल्कुल सही, क्लाइव को कह रहे हो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला। अच्छा, इतना काम में आगे आप सॉरी लिखा हुआ पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको समझना जरूरी था। देखिए मैंने आपको एक चीज यहाँ थोड़ी सी बताई कि द्वैध शासन की शुरुआत हो गई और प्रॉफिट जो है कंपनी को बहुत होने लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट बहुत हो रहा है, किसको, कंपनी को। शुरू में तो बड़ा प्रॉफिट कमाया इन्होंने, जैसे कि यहाँ क्लाइव ने संभाल ही लिया था, ठीक है, लेकिन क्लाइव हमेशा तो रहेंगे नहीं भैया, क्लाइव तो जाएंगे भी। तो वही हुआ, जब क्लाइव जाएंगे जरूरी है कि अगला भी अधिकारी समझदार हो, तो हमेशा कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी। अच्छा, लेकिन इस द्वैध शासन से पहला एफर्ट क्या पड़ा, वो ध्यान रखिएगा कि कंपनी को लाभ तो हो रहा है, कंपनी किस में चली गई, बिल्कुल सही, प्रॉफिट में चली गई। क्लाइव जैसा अधिकारी मौजूद है, वो शुरू में थोड़ा नुकसान होने देगा, वो तो प्रॉफिट पे ले गया। और इसी प्रॉफिट के चलते जो कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर हुआ करते थे, जो कहाँ होते थे, ब्रिटेन में बैठे हुए लोग, जो इसमें पैसा लगाते थे प्रॉफिट के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, जब तुम ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो उसे भी तो ज्यादा पैसा चाहिए। तो बोलता है, क्या बोल रहा है ब्रिटेन, क्या कह रहा है, भैया ऐसा है 4 लाख पाउंड सालाना हमें चाहिए आपसे। तो कंपनी कहती है इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ले लेना, ये तो 2 मिनट काम है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। बात तो सही कही कंपनी ने कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसके लिए, मगर जानते हैं आने वाले सालों में इसके सामने कई समस्या खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई, पैसा हर इंसान को भ्रष्ट बना देता है, और वही हुआ यहाँ पर। जो क्लाइव हटा नहीं कि लोगों ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, वही पर्सनल बिजनेस, जो निजी व्यापार था, गिफ्ट लेना, घूस लेना, अपना खुद का व्यापार करना, कंपनी पे ध्यान ही नहीं देना, अपना व्यापार कर डाल रहे हैं, कंपनी का नाम ही नहीं लग रहा है, उसमें टैग ही नहीं लगा रहे हैं, अपना नाव आया कंपनी का, सामान अपना ले आ रहे हैं, उसमें बेच दे रहे हैं, और कंपनी का सामान इतना सा कहने भैया यही लेके आए तो लो बेच लो प्रॉफिट कमा लो। दूसरी समस्या आ गई कंपनी के सामने, कंपनी ने वादा तो किया ब्रिटेन से, एक सबसे बड़ी समस्या मराठा और मैसूर से पंगा, मराठा और मैसूर से पंगा। अब सिंपल सी बात है, ये वो जमाना हैदर अली, टीपू सुल्तान जैसे लोग, मराठे, कभी हार ना मारने वाले लोग, इनसे पंगा लो यार बिना पूछे। और वही हुआ, क्या हुआ मालूम है, आर्थिक नुकसान। लड़ाई में क्या चाहिए, धन, बहुत नुकसान हो रहा है पैसे का। परिणाम रहा किए हुए वादों से ये मुकर गए, और जैसे ही मुकरे तो आप जानते हैं कि हर कोई खफा होगा, जिसने पैसा लगाया वो भी, जो राजा है वो भी कह रहा बहुत हो गया भैया, अब तो तुम्हारे बस का है नहीं, ऐसे तो तुम गड़बड़ा दोगे। तुम्हारा सिस्टम बनाए रखने के लिए सब कुछ सही से चले, हमें उतरना पड़ेगा। कौन उतर रहा है, क्राउन। देखिए क्राउन सीधे नहीं आ रहा है यहाँ पर, समझिएगा इसको, एक सिर्फ एक्ट बना के भेजा जा रहा है। वो एक्ट कौन सा था दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो रेगुलेट शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये 1858 के बाद नहीं मिलता आपको, 1857 क्रांति के बाद भी बहुत सारे अधिनियम आ रहे हैं, नहीं पाएंगे आप, यही पाते हैं। 1773 का रेगुलेटर, देखो रेगुलेटर जो पंखा होता है ना, वो रेगुलेटर से घुमाते हो, तेज करते हो तेज होता है, स्लो करते हो स्लो हो जाता है ना, तो वही है रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब ऐसा एक्ट जो काम तुम्ही को करना है, पंखा तुम ही चल रहा है, पंखा तुम ही हो, चलोगे तुम, लेकिन हम बताएं कब तेज होना है कब स्लो होना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार कंपनी पर कहीं ना कहीं कॉलर पकड़ा, किसने
किसने? क्राउन, बोलो तो ब्रिटिश साम्राज्य ने कॉलर पकड़ लिया और कह रहा है भाई अब मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और आप देखेंगे भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत, किसकी शुरुआत है दोस्तों? जरा एक शब्द को मेरे पकड़िएगा, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा है, किया नहीं इन्होंने। पूरा सेंट्रलाइजेशन कब होगा? 1833 में, ठीक। फिर टूटना कब शुरू होगा? डिसेंट्रलाइजेशन कब शुरू होगा? देखो क्वेश्चन अच्छा है ना, कि सेंट्रलाइजेशन सबसे पहले कब किया गया था और पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज कब कर दिया गया था, और डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत, वो मैं आगे बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों जो आपसे पूछे जाते हैं, परेशान मत होइएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और जो ये बंगाल है इसको आधार बनाया जाता है, और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल, बोले तो जीजा जी, जिनके नाम के आगे जी, जिनके नाम के पीछे जी, बोले तो जीजा जी, बहुत इज्जत है इनकी। यही गवर्नर जो बंगाल का है उसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। भैया 2 जी लग गए, अभी तो सिर्फ एक ही इज्जत मिल रही थी ना, जी, अब क्या हो गई? जीजा जी, ज्यादा इज्जत मिल रही है इनको, तो यानी ज्यादा पावर हो गई इनके पास। क्या पावर हो गई समझिएगा। जब तक सिर्फ ये जी थे ना, तब तक ये क्या करते थे? केवल बंगाल को देखते थे। अब ये जीजा जी हो गए हैं तो बाकी सालियों को भी तो देखना ही पड़ेगा। मतलब मद्रास और बॉम्बे, इन प्रेसिडेंसियों को भी कौन देख रहा है? गवर्नर जनरल। यानी इन दोनों को उठा किसके पास भेज दिया गया? इनके पास। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। और उसका नाम क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और आप जानते हैं इसके कुछ योगदान, बिल्कुल इनके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं साथ साथ लेके चलूंगा आपको दोस्तों। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, बाकी मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को भी इसके अंतर्गत रख दिया गया। तो अभी इस एक्ट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। दोनों चीजें पढ़नी है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? और लिखा है आगे, परेशान मत होना। पहले पढ़ते 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो दोस्तों, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आगे काम आने वाला है। कारण कि इतिहास आपके 2 पार्ट में बटा होता है, मॉडर्न हिस्ट्री हमें 2 पोर्शन में बांटना होता है, जो मैं जोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई टेंशन ना हो, अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता है कि हम आमतौर पर स्वतंत्रता संग्राम तो पढ़ते ही हैं, मगर एक पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का जिसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोले तो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास रहा है कि किस तरीके से हम धीरे धीरे लोकतांत्रिक राज्य की तरह बढ़ते हैं, मगर वो कैसे शुरुआत हुई और वो सब एक्ट कहां से आए, ये सब चीजें यहां मैं जोड़ के आपको पढ़ा रहा हूं। वैसे मुझे पढ़ाना था सिर्फ वारेन हेस्टिंग्स का, सिर्फ क्लाइव, लेकिन मैं क्या पढ़ा दे रहा हूं साथ में? बिल्कुल सही, एक्ट को भी पढ़ के चलेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जैसे कि मैंने पहली चीज बताई, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, और वो इंसान जो था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये तो अभी हमें पढ़ना ही है इसके बारे में, वारेन हेस्टिंग्स। अब मैंने अभी आपको बताया, जब जीजा जी हो गए तो बाकी सालियों का भी ध्यान इन्हीं को देना है। बोले तो बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया गया? इनके अंतर्गत कर दिया गया। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसियों को भी इनके अंतर्गत छोड़ दिया गया। मुझे एक बात बताइए, जब तक बंगाल देखना ठीक, अब तो यार बहुत बड़ा इलाका हो गया, क्या सबको अकेले देख लोगे? नहीं ना, इनकी हेल्प के लिए कुछ मंत्रीगण भी तो होने चाहिए। तो वही हुआ, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्य इसकी परिषद में रखे गए। 4 सदस्य। दोस्तों कभी कभी नाम अगर याद करने को मैं ट्रिक बताऊंगा, वो 4 नाम, जैसे फ्रांसीसी है, फिर बार्कवेल है, फिर मानसन है, फिर क्लेवरिंग है। ये 4 लोग हैं जो किसके परिषद में है? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, जिसकी हेल्प करते हैं। और नियम ये बनाया गया कि भैया ये जो 4 लोग हैं ना, ये जो 4 लोग हैं ये बहुमत से काम करेंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। कोई बात हुई, मान लीजिए नोटबंदी करना है कि नहीं करना है, तो 3 लोग बोल रहे हैं कि भैया नहीं करना है, तो इसके साथ सिर्फ कौन बचा? गवर्नर जनरल के साथ डी। तो बहुमत किस तरफ है? हो गई ना समस्या वाली बात। तो वहां पे गवर्नर जनरल काम नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरीके से एक पावर ऐसे कास्टिंग बोर्ड की दी गई थी। कास्टिंग बोर्ड मतलब जानते हैं ना, कास्टिंग बोर्ड किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे लोकसभा का अध्यक्ष आमतौर पे वो वोटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन जब कभी वोट बराबर बराबर हो, जब कभी वोट बराबर बराबर हो, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, वोटिंग कराए किसी मुद्दे पे, 50 लोग इधर आ गए, 50 इधर आ गए। अब लोकसभा अध्यक्ष को पावर है, क्या करता है वो? कास्टिंग वोट, मतलब अपनी तरफ से एक वोट देता है। मान लीजिए वो इसको वोट दे देता है अपना, तो ये हो गया 51, ये पक्ष जीत जाएगा। इसे कहते हैं कास्टिंग वोट। और आमतौर पे वो वोट नहीं देगा जब तक कि ऐसी स्थिति ना आए, मतलब ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल नहीं देने वाला। ABC एक तरफ हो गए तो भैया हो गए, क्योंकि वहां पे संख्या बराबर हो गई, 3 और यहाँ 2 ही है, रेशियो बराबर है। अच्छा, तो और क्या हमने इसमें चीज पढ़ ली है भैया? और चीज हमें ये पढ़ ली है, क्योंकि अब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ आप देखेंगे
वारेन हेस्टिंग्स आप देखेंगे जब गवर्नर जनरल बनाया गया ना, तो रेवेन्यू पैसा के लिए काम होना है। मेन चीज मैंने बताया ना, कंपनी का काम क्या है इस समय, पैसा उगाही करना। तो रेवेन्यू, पूरा बात किसकी होगी, रेवेन्यू की बात होगी, किस तरीके से पैसा लाया जाए। तो आप देखेंगे जमींदारी से ही पैसा, उस जमाने में ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह बवाल तो है नहीं कि भैया टोल टैक्स से पैसा ले लेंगे हम। जमींदारी वगैरह किसानों से ही ज्यादा, आज भी आप देखेंगे भारत में किसानों की संख्या ज्यादा है ना। तो उसी तरीके से वहां से पैसा लेना है तो जमींदारी व्यवस्था को शुरू करेंगे। फिलहाल मैं उसको अलग से मैंने बता दिया आपको। अब देखेंगे जब जहां पैसा होगा, जहां सिस्टम होगा, वहां विवाद भी होगा ना। तो वही चीज, जहां पैसा वहां झगड़ा, तो विवाद को निपटाने के लिए कौन आएगा, बिल्कुल सही, कोर्ट होगा। तो आप देखेंगे 1773 के एक्ट में बात की गई सुप्रीम कोर्ट की, बोले सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और वो कहां खोलेंगे, कलकत्ता में। कहां खोलेंगे, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो क्या आप 1773 बता देंगे, क्या आप ये कहेंगे कि 1773 बन गया? भाई उसी साल थोड़ी बन जाएगा, जब एक्ट आया है, कानून आया है, तो उसका 1 साल तो लगेगा ना। बिल्कुल सही, उसी साल थोड़ी बना, अगले साल बना। लेकिन किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये आएगा? बिल्कुल सही, 1772 का एक्ट था। कहा गया 1772 में, बना अगले साल। अच्छा, पहला सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इसका सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में है, जो मुख्य न्यायाधीश है, उसका नाम क्या है, एलिजा इम्पे। देखो बच्चों परेशान मत होना, आज ये सब याद करा देंगे, जितने नाम है सब याद होंगे ट्रिक से। और नीचे 3 जज और थे उनकी हेल्प के लिए, सहायक जज, अन्य जज, ये तो सीनियर जज हो गया। वो कौन कौन थे, तो नाम है मिस्टर हाइड और चैम्बरसन। अब मैं पूरा नाम क्यों नहीं बता रहा हूं, वैसे तो सब पूरा नाम ही है, इसमें बस जात इनकी नहीं लिख रहा हूं कारण है, जब पेपर आपके सामने आएगा ना, तो आप यही नाम ढूंढते हैं और वहीं आपको गोला मारना होता है, लेकिन नाम याद नहीं होता। दोस्तों पहले मैं आपको यही नाम याद करा दूं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो मैंने भी ऐसे याद किया है, इसलिए मैं आपको याद कराऊंगा। और 1773 के एक्ट में एक बात पहले मैं और बता दूं, वही सेम चीज जो क्लाइम ने कही थी कि भैया ऐसा है, निजी व्यापार रोको। ठीक, हम कोर्ट वोर्ट इसी तो ला रहे हैं, हम क्या चाहेंगे, निजी व्यापार को पहले तो खत्म करो, गिफ्ट लेना खत्म करो, डबल टंग लेना खत्म करो, भ्रष्टाचार को खत्म करो, यही सब चीजें यहाँ 1773 के एक्ट में फिर वही बातें। लेकिन मैंने जैसा अभी आपसे वादा किया कि मैं आपको याद कराऊंगा, तो आइए याद करना शुरू करते हैं। जैसे जो नाम है मैं यहाँ आपको याद करा देता हूँ। क्या नाम थे, देखिए जो 4 लोग हैं ना गवर्नर जनरल के, है ना, जो 4 लोग हैं गवर्नर जनरल की परिषद में, वो कौन कौन है, देखिए एक का नाम है क्लेवरिंग, दूसरे का नाम है मानसन, फिर क्लेवरिंग, मानसन, बार्कवेल और मानसन। देखिए इसको ट्रिक यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। वैसे ही पूछेगा नहीं, कभी आपसे पूछेगा तो जज के बारे में पूछ लेता है। देखिए जो मछली है, आप इमेजिन कर लीजिए कि फ्रांस की एक मछली है, ठीक है, एक मछली है, और वो मछली वेल है। कौन सी मछली है, वेल है, ठीक है। और बार्क मतलब होता है खाल, बार्क मतलब क्या होता है, खाल, ठीक है। तो किसकी खाल हो रहा है, वेल मछली की खाल की बात हो रही है। अच्छा, ये बहुत क्या है, क्लेवर है, क्लेवरिंग बोले तो क्लेवर यानी चालाक है। क्या है, चालाक है। मानसन का मतलब होता है अपने आप को सान लेना। जैसे मान लीजिए आटे में रोटी आप क्या करते हैं, वो जो लोई बनाते हैं आटे में सान लेते हैं। इमेजिन करिए कि कुछ मछुआरे आते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी तट पर, फ्रांस के तट पर मछली मारने, वो भी वेल मछली। और वेल जो है बहुत चालाक है। वेल क्या है, बहुत चालाक है। वो क्या कर लेती है, उस तट पर अपने आप को बालू में क्या कर ली, सान लेती है। जिस कलर में वो है उसका कलर बदल लेती है और बालू में अपने आप को सान करके उसी कलर में होती है जिस कलर में बालू, और ये लोग पहचान नहीं पाते उसको। तो ध्यान दीजिए, फ्रांसीसी मतलब पहला आदमी हो गया, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस की थी, ठीक। अगला आदमी कौन है, बिल्कुल सही, वेल ने अपनी बार्क खाल को क्या कर लिया, लपेट करके, हाँ क्या कर लिया, बालू रेत वाले रंग में आ गई, ठीक है। बार्क वेल, उसकी जो खाल है वेल की, अच्छा उसने बदल लिया अपने आप को, क्या कर लिया, सान लिया। अब ऐसा करने वाली ये मछली क्या है, क्लेवर हो गया अगला आदमी, क्लेवरिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका दोस्तों। वैसे ये नहीं पूछता आपसे, जो पूछेगा वो ये पूछ लेता है एलिजा इम्पे के बारे में। देखिए एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, इसके क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और आप देखेंगे कि इनकी हेल्प के लिए 3 लोग और हैं, एलिजा इम्पे, और सबको याद कर लिया जाए। आप ऐसे इमेजिन करिए कि उस जमाने में, और ये हुआ भी था जो मैं बताने जा रहा हूं, ब्रिटिश तो बाहर से आए हैं,
समझ पा नहीं रहे हो हमें, ऊपर से उनको करना है न्याय हमारा, और वो बिल्कुल नहीं समझते हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था कैसे चलती है। हमारे तो जात पात का भी सिस्टम था, किसी शूद्र ने पानी पी लिया किसी कुएं से, पता चल रहा पंडित जी ने 2 थप्पड़ लगा दिया, अब वो जज के पास पहुंच गया, अब जज बोल रहा है कि यार ये कौन सी लड़ाई हो रही है, वो बोल रहा भैया पानी पीने गए थे, क्या पानी पीने के लिए कौन सी लड़ाई होती है, बोला नहीं ये तो मेरा कुआं था उसमें कैसे पानी पी लिया, तो जज समझ नहीं पा रहा है। तो जानते इस व्यवस्था को आगे चल के समझना पड़ रहा है, यानी ये खुद समझेंगे अंग्रेज लोग इस बात को, कब समझेंगे, जब ये ट्रांसलेट करवाएंगे। तो एक सोसाइटी बनेगी जिसका नाम क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ एशिया, वो बोले तो बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। संस्थापक कौन, विलियम जोन्स। तो आप देखेंगे ना वो गीत गोविंद का ट्रांसलेट कर रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का, फिर आप देखेंगे विलियम विल्किंस आते हैं जिन्होंने गीता का अनुवाद कराया। क्यों कर रहे हैं वो, इसीलिए पहले जानो उनके कल्चर को। तो आप वही याद कर लीजिए कि 2 लोग लड़ते लड़ते गए जज के पास, ठीक है, और वो जो है अकेले तो चलेगा नहीं, जमींदार आदमी कई लोगों के साथ गया हुआ है, और जिसको मारे वो बेचारा कमजोर आदमी वो सामने खड़ा है जज के सामने, और जज ने तो भाई डिसीजन दे दिया कि ये जो मोटा तगड़ा आदमी खड़ा है इसने गलत किया है, इसको भैया जेल भेजो। तो वो कह रहा है यार ऐसे कैसे जेल भेजो, मेरे यहाँ तो कस्टम है, यही कल्चर चला आ रहा है, तुम कैसे मुझे जेल भेज दोगे, ये हमेशा हुआ है, ये तो हमने हमेशा किया। तो आप देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके इंसान उसके साथ वाले वो क्या बोल रहा है, जज को गुस्सा होकर बोल रहा है कि बहुत हो गया, जज अपने आदमी से बोल रहा है ए ले जा इन्हें, क्या कह रहा है, ए ले जा इन्हें, किन्हें, जज को बोल रहा है, वो अपने आदमियों से कह रहा है जज को कि उठा ले जाओ इन्हें, ए ले जा इन्हें मतलब एलिजा इन पे, किसको बोल रहा है, इन मिस्टर को, इन मिस्टर को, और कहाँ ले जाओ, चैम्बर में, और वहां ले जाकर छुपा दो, हाइड कर दो, मारो पीटो बराबर कर दो इनको। समझ में आया, ए ले जा इन्हें, वो मोटा तगड़ा आदमी गुस्से में किसको बोला, जज को, और अपने आदमी से कह रहा है जज के लिए, क्या कह रहा है कि ए ले जा इन्हें, इनको कुछ आता होता नहीं है, और किसको, मिस्टर को, और कहाँ छुपा दो, ठीक चैम्बर में लेके हाइड कर दो, छुपा दो। ठीक दोस्तों, देखिए कहानी आपने जो पढ़ी वो क्या पढ़ ली, आइए अब जरा चलते हैं इस पर। मजा आई, इंटरेस्टिंग था ना। हाँ देखो दोस्तों, हमने जो चीजें आपको पढ़ाई जरा रिटर्न ले लीजिए आप। देखिए वो क्लाइव का योगदान पहले आपने पढ़ा कि किस तरीके से प्लासी और बक्सर वाला है ना, तो इलाहाबाद की हो गई संधि, और उसके बाद द्वैत शासन की शुरुआत, बंगाल बिहार उसे उनकी मिली दीवानी, तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अवध को बफर लीजिए, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है, मैंने आज हल्का सा रिवीजन आपका करा दिया है। अच्छा, द्वैत शासन की शुरुआत हुई, और उसके बाद कैसे बवाल शुरू हुआ, ध्यान में रहना, कैसे बवाल शुरू हुआ था याद है, पैसा ज्यादा आना, फिर भ्रष्टाचार का बढ़ना परिणाम रहा, वहां पे पैसा ना दे पाना, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना। अच्छा, कंपनी बेहाल हो गई, देखिए, और कंपनी तो छोड़िए जनता भी बेहाल हो गई भाई, सिंपल सी बात, द्वैत शासन अव्यवस्था पूरी फैल गई, जिसने पुलिस व्यवस्था ली हुई है उसको पैसा भी तो चाहिए, और पैसा तो उसके पास है ही नहीं, और ऊपर से जो पुलिस में नियुक्त किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, कंपनी के द्वारा, यानी निजामत के अधिकारी भी किनके द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं। भले निजामत आपने किसको, अंग्रेजों ने किसको देकर रखी थी, किसको देकर रखी थी निजामत, बिल्कुल सही, कंपनी को निजामत देकर रखी थी, वहां के नवाब को, लेकिन देखते वो खुद ही थे। ठीक, अच्छा, तो जनता हो गई बेहाल, ऊपर से कंपनी भी हो गई बेहाल। अच्छा भैया, कंपनी को फायदा नहीं हो रहा, लोग अपना निजी व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी कंगाल हो गई, धीरे धीरे लोग निजी व्यापार करने लगे, ठीक है, और कंपनी के कर्मचारी क्या हो गए, माला माल, मतलब कंपनी हो गई कंगाल और कंपनी के कर्मचारी हो गए माला माल, जिसका परिणाम क्या देखने को मिलता है आपको, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट में क्या हुआ था दोस्तों, कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश, और कौन कर रहा है, वहां का क्राउन, और परिणाम रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले आपने पढ़ा कि वारेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल। बाकी आपने देखा कि बंबई मद्रास को भी उसके अंतर्गत रख दिया गया, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या करनी पड़ी, स्थापना करनी पड़ी। और आपने भी पढ़ा कि भैया जज कौन था, एलिजा इम्पे, ठीक है, मिस्टर हाइड चैम्बर्स। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्य की काउंसिल हुआ करती थी, और कर्मचारी निजी व्यापार। देखो दोस्तों, एक चीज और, वो क्या, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, ये क्या था, इतना तो मैंने रिवीजन करा दिया दोस्तों। 1781 तो 1781 के एक्ट को जानने के लिए अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।